हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक्स के: इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, डिफेंस फॉर द अगस्त मंथ। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। ये टॉपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए देखें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, WHO के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी टोबैको के ऊपर, टोबैको एपिडेमिक 2023। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑल ओवर ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ताकि जो टोबैको है उसका यूज़ को कंट्रोल किया जा सके, स्मोकिंग को कंट्रोल किया जा सके। और इसी से रिलेटेड एक WHO के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, एमपावर। ये एमपावर क्या काम करता है? बेसिकली एक टेक्निकल पैकेज है। ये इस तरीके से बनाया गया कि जो कंट्रीज़ अपनी डिमांड को रिड्यूस करना चाहते हैं, ताकि WHO जो टोबैको है उसको यूज़ कम हो सके, अलग अलग इनिशिएटिव्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जिसे फॉर एग्जांपल इंडिया के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया, जापान के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा कोई अलग इनिशिएटिव लिया गया, तो उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी ये मेजर रखता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है कि कितने लोग अराउंड द ग्लोब आर प्रोटेक्टेड विद एटलीस्ट वन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ टोबैको कंट्रोल मेजर। तो कितने लोग हैं, ये तो आपका डायरेक्ट नंबर याद रखने वाला क्वेश्चन है, 5.6 मिलियन। इसी में आप याद रखेंगे ये 9th एडिशन थी रिपोर्ट की। फिर यहीं पर आप याद रखेंगे ये जो
5.6 बिलियन है ना, तो ये 71% ऑफ द पॉपुलेशन। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, हमने एम्पावर की भी बात करी, तो एम्पावर में जो कंट्रीज है जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस लेवल अचीव करा है वो कौन सी कंट्रीज है? वो दो कंट्रीज है, मॉरिशियस एंड नीदरलैंड। ठीक है, और मॉरिशियस वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया एंटायर एम्पावर मेजर्स को। और यहां पर 25% हमें डिक्लाइन देखने को मिला है इन द स्मोकिंग अमंग अडल्ट्स 1992 से लेके 2021 के बीच में। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to 69th edition of Fortune Global 500 लिस्ट 2023 की जो भी रिलीज की गई? इसमें से अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे, बी गलत है। इसमें 8 इंडियन कंपनीज नहीं थी, इसमें 10 इंडियन कंपनीज नहीं थी, इसमें 8 इंडियन कंपनीज थी जिन्होंने फीचर किया इन द 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। एंड अडानी ग्रुप नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक थी 88 इन दिस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। फिर वॉलमार्ट ने यहाँ पे टॉप किया फॉर 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका सऊदी अरामको जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, एंड ये इमर्ज करके आई एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी एवर ऑन द लिस्ट विद $159 बिलियन इन प्रॉफिट्स की बात की जा रही है और यहाँ पे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने दैट बिकेम द 18th कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो WHO के द्वारा अभी वो कौन सी कंट्री इमर्ज करके आई है जिस 18th कंट्री बनी है और वो वर्ल्ड में जिन्होंने ट्रैकोमा को खत्म कर दिया है? ट्रैकोमा क्या है? ये आपका आई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, राइट। एंड 18th कंट्री वो कौन सी बन गई है? वो है आपकी इराक, करेक्ट। 18th कंट्री बन गई है, एंड यही आपकी याद रखना 5th कंट्री इन द WHO's ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन बन गई है जिन्होंने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया है फ्रॉम देयर कंट्री। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने प्लेज किया $700,000, और ये कहाँ से प्लेज किया? इंडिया UNDP का एक फंड है, करेक्ट, उसके अंडर से इन्होंने यहाँ पे तुवालू को $700,000 कमिट कर रहे हैं ताकि तुवालू के क्लीन वाटर इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके। उसके वहाँ पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं फॉर दिस क्लीन वाटर इनिशिएटिव उसमें फंडिंग की जा सके, एंड जो स्कूल्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे यहाँ पर फंड प्रोवाइड किए जा सके ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट देखी जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ विच कंट्री। इन्होंने साइन किया इंडिया के ई-गव फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया ताकि उस कंट्री में जो मेडिकल वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट की जा सके, उससे टैकल किया जा सके। तो वो कौन सी कंट्री रहेगी? तो UNDP इंडोनेशिया ने इंडिया के ई-गव फाउंडेशन के साथ यहाँ पे MOU साइन किया ताकि मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया जा सके। जो मेडिकल वेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट किया जा रहा है वहाँ पर, उसको कैसे हम साफ कर सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसको कैसे हम टैकल करके किसी यूजफुल प्रोडक्ट में वेस्ट को ला सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे बात करेंगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WTO के द्वारा अभी एक वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू रिलीज किया गया था 2023 का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ कमर्शियल सर्विसेज, राइट। कमर्शियल सर्विसेज में एक्सपोर्टर्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी और इंपोर्टर में क्या रैंक रहेगी? तो एक्सपोर्टर में इंडिया की रैंक रहेगी 7th और इंपोर्टर में इंडिया की रैंक रहेगी 9th। हम यहाँ पे कमर्शियल सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिख देता हूँ कमर्शियल सर्विस, अगर मैं मर्चेंडाइज सर्विस की बात कर रहा हूँ, राइट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 9th रैंक रहेगी यहाँ पे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में टॉप पर कौन रहता है? एक्सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में टॉप पर किसने किया? चाइना ने टॉप किया, फॉलोड बाय USA एंड जर्मनी। और इंपोर्ट की बात करें तो USA ने टॉप किया, फिर चाइना और फिर जर्मनी। तो ये वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू भी याद रखेंगे जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, नेम द नेवल एक्सरसाइज जिसने अभी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इन UAE दुबई। तो दुबई की में लोकेशन याद रखेंगे, दुबई UAE में ये एक्सरसाइज हुई थी जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। बताओ उस एक्सरसाइज का नाम? तो वो है एक्सरसाइज जैद तलवार, राइट। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? एक्सरसाइज जैद तलवार। यहाँ पर इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी के साथ। फिर यहाँ से कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? INS विशाखापट्टनम का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक चीज और, INS विशाखापट्टनम के साथ INS त्रिकान भी था यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच कंट्रीज एयरफोर्स हैज रिसेंटली रिसीव द डॉर्नियर 228 मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली श्रीलंकन नेवी को डॉर्नियर 228 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को एज अ गिफ्ट दिया था ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे, राइट।
एंड यहीं पर याद रखेंगे ये सेकेंड एडिशन था इस डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का। इससे पहले जो पहला दिया गया था वो वापस इंडिया में आ गया है फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस, और इसीलिए इंडिया ने अभी दूसरा यहाँ पर अपना डॉर्नियर 228 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट इनको भेजा। ये 19 सीटर रहेगा एंड फॉर सर्वेलेंस पर्पज, ताकि वहाँ पे सर्वेलेंस हो सके, इसीलिए ये गिफ्ट किया गया इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो रिसेंटली डेवलप्ड एज एन, जिसके द्वारा अभी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री डेवलप करा गया है। ये नेशनल कार्बन रजिस्ट्री से पहले एक हम देखेंगे D4C वर्किंग ग्रुप। ये D4C क्या है? डिजिटल फॉर क्लाइमेट। 4 ग्रुप इसके पार्ट रहेंगे, 4 ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 4 इसके D4C के पार्ट रहेंगे, ये याद रखेंगे सबसे पहले। फिर ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये हेल्प करेगा कि कैसे किसी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे मेट होगी, एक प्रॉपर डैशबोर्ड मेंटेन किया जाएगा एंड नेशनल डाटा एंड जो आपके ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स हैं उसको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा अंडर दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, तो UNDP के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल जो कि अगस्त 2024 में हुआ था। तो नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल की बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे A, B एंड C तीनों ठीक रहेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है ये सेकेंड एडिशन था, 3 सदर्न सिटीज में हुआ था वियतनाम की, हो चिन मिन सिटी, डालट सिटी एंड तुआ हाउस सिटी, और यहाँ पे थीम थी पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप, बिल्कुल ठीक। इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एम्बेसी, कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन वियतनाम, IFFW जो कि है इंडियन फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड एंड इनोवेशन इंडिया के दौरान, बिल्कुल ठीक। और तीसरा, एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल वेरियस सेमिनार्स एंड मीटिंग्स लेड टू द साइनिंग ऑफ MOUs वर्थ $1 बिलियन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। और 3 सेक्टर्स में यहाँ पर हमें MOU देखने को मिले थे, रेलवेज, टूरिज्म एंड सिनेमा। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज मालाबार से रिलेटेड। क्वाड कंट्रीज के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए या चाइना की प्रेजेंस को कम करने के लिए। तो इसमें से कौन से ऑप्शन ठीक रहेंगे? ABC में से ऑप्शन A और C ठीक है, B गलत है। B क्या कह रहा है? INS तरकश और INS सूरत ने पार्टिसिपेट किया, तो नहीं, INS तरकश और सूरत नहीं थे ये, INS शाहदरी एंड INS कोलकाता, इन दोनों का यहाँ हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, ठीक है। और फिर इसके अलावा P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर इसमें देखें तो ये 27th एडिशन था मालाबार एक्सरसाइज का क्वाड कंट्रीज के द्वारा, जो कि है नेवीज के द्वारा इनका पार्टिसिपेशन किया, इंडियन नेवी, US नेवी, जापान नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी। नेक्स्ट, डैश अफ्रीकन कंट्रीज अग्री टू अडॉप्ट द कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो था क्लाइमेट चेंज को और ह्यूमन मोबिलिटी के जो चैलेंजेस हैं अफ्रीका में उसको एड्रेस करने के लिए कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन इसको अडॉप्ट किया गया। पूछा जा रहा है कि कितनी अफ्रीकन कंट्रीज ने यहाँ पर अग्री किया, इसको अडॉप्ट किया है। तो याद रखेंगे कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को कितनी कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया, कितनी अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा? 48 के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन किया फॉर 2 years अलॉन्ग विद जापान एंड माल्टा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन सी बन गई? अच्छा, यहां पर याद रखें इंडिया का भी टाइम पीरियड खत्म हो गया, 31 दिसंबर 2022 को इनका टाइम पीरियड यहाँ खत्म हो गया था। लेकिन इंडिया के साथ साथ इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे, इन कंट्रीज को रिप्लेस करेंगी 5 कंट्रीज। और वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं? इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, जापान एंड माल्टा। ये वो 5 कंट्री हैं जो इन 5 कंट्रीज को रिप्लेस करेंगी टू बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये 2 साल के लिए इनका टर्म रहेगा। नेक्स्ट, निकेई एशिया रिपोर्ट। अभी निकेई एशिया रिपोर्ट रिलीज की गई और यहाँ पे बात की गई ऑटो मार्केट की। ऑटो मार्केट हो गया ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे बात की जाती है कार्स की, ट्रक्स की, यहीं पर हम बात करेंगे ऑटोज की, यहीं पर हम बात करेंगे बसेस की, ठीक है। तो मतलब जो भी ऑटो व्हीकल हो गया आपका। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकेई एशिया रिपोर्ट के हिसाब से जनवरी में इंडिया ने किस कंट्री को सरपास कर लिया है टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड? वो है जापान को सरपास कर लिया और जापान अब 4th बन गया। यहीं पर अगर हम देखें तो एक जापान की कंपनी है मारुति सुजुकी, इंडिया में ये प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर रही है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ मारुति सुजुकी, जो कहाँ पर है? IMT खरखौदा में है। और ये IMT खरखौदा कहाँ पर आ जाता है? ये हरियाणा में है आपका। और ये आपका KMP से KMP से बिल्कुल लगता हुआ है आपका ये
KMP से बिल्कुल लगता हुआ आपका ये IMT, और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहीं पर मारुति सुजुकी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करेगी और 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर साल यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन ये बनने वाला है। तो वापस आते हैं निकेई एशिया रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गई है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जापान को रिप्लेस किया फ्रॉम द थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हम पासपोर्ट की बात करते हैं, पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री के पासपोर्ट की कितनी पावर है, वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहीं पे ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट वर्ल्ड में किस कंट्री का है, तो वो जापान का है, फर्स्ट पोजीशन पे। जापान के लोग 193 कंट्रीज आउट ऑफ 199 कंट्रीज एंड 227 डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन में से 193 ऐसी जगह हैं जहां पे ये वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और वहीं पर सेकंड पोजीशन पे आ जाती हैं आपकी दो कंट्रीज, सिंगापुर और साउथ कोरिया, ये 192 जगह जा सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है जर्मनी। और इंडिया की रैंक बात करें तो इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है इन दिस हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स। तो सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट किसका है? जापान का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये एक की फाइंडिंग थी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड डिजिटल इनइक्वालिटी अमंग इंडियाज रिस्क। देखो, हम जानते हैं कि हीट वेव्स की बात की जा रही है अभी यहाँ पर इंडिया में, जिससे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे और फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे। फिर वॉर चल रही है, वॉर से मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, पूरा चांस है। फिर आपने देखा बैंक कोलैप्स हो गया। अभी बैंक कोलैप्स की वजह से क्या होगा? जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी और रिसेशन के चांसेस आते हैं। और अगर यूएस में रिसेशन आता है तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपैक्ट हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो आम नागरिक है उसके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो ये इनइक्वालिटी है अमीर और गरीब लोगों के बीच में, वो आप देखेंगे वो और ज़्यादा शूट अप हो जाएगी। जो डिजिटल इनइक्वालिटी भी है वो भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है, जिनके पास पैसे हैं, वो इन चीज़ों का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिन लोगों के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो इस चीज़ डिजिटाइजेशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो क्वेश्चन यही है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। यहीं पे वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर, IMF की बात करूं तो वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एज 65 प्लस, उनकी जो क्वांटिटी है, बेसिकली कहीं उनका जो टोटल नंबर है लोगों का जो 65 प्लस के लोग हैं, अभी 761 मिलियन था 2021 में। बोला जा रहा है कि ये डबल होने वाला है, 1.6 बिलियन के करीब हो जाएगा। कब तक? 2050 तक। तो ये 2050 तक। इवन आप देखेंगे कि इंडिया ने सरपास कर लिया चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। कब? 2023 में। क्यों? चाइना में एक पॉलिसी आई थी कि वन चाइल्ड पॉलिसी की, इन्होंने बोला कि सिर्फ एक बच्चा होगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? लोगों ने बच्चे करना ही छोड़ दिए और इनकी पॉपुलेशन एक तरीके से डिक्लाइन पर है। ठीक है, तो इंडिया की 2023 में इंडिया ने सरपास किया, वर्ल्ड का पॉपुलेस्ट कंट्री बन गया है। एंड 2050 तक बोला गया कि जो एल्डरली पीपल है, 65 प्लस एज के लोग हैं, उनकी संख्या डबल हो जाएगी 1.6 बिलियन तक। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा पब्लिश्ड इन लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। यहां पर बताया ऑलमोस्ट 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइड बिफोर टर्निंग 5, मतलब 5 साल से होने से पहले ही काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, 5 मिलियन मतलब 50 लाख बच्चे ऐसे हैं ग्लोबली जिनकी डेथ हो गई जब तक वो 5 साल के भी नहीं पहुंचे। क्या वो माल न्यूट्रिशन हो सकता है? क्या वो डिजीज हो सकती है? अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ये डाटा है जिसमें बताया गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रहा। 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग बच्चों की यहां पे डेथ हुई जिनकी 5 साल की भी एज नहीं हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया नेवर फॉरगेटन रिपोर्ट, जो कि की फाइंडिंग है विद दैट एटलीस्ट 1.9 मिलियन बेबीज वर स्टिल बॉर्न इन 2021 विद मोर देन 3/4 77% अकॉर्डिंग टू सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ एशिया। सिंपल डायरेक्ट आंसर रहेगा किसके द्वारा रिलीज किया गया? यूनिसेफ के द्वारा। फिर आ जाता है यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। EU ने रिसेंटली अभी पहला मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्पेसपोर्ट एसरांच को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है ये कहां पर लॉन्च किया है, तो ये स्वीडन में लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे पहली चीज।
फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये न्यू सैटेलाइट लॉन्च एंड रीयूजेबल रॉकेट टेस्ट फैसिलिटी है एट एसरेंज स्पेस सेंटर, जो कि नियर है किरुना सिटी के इन स्वीडन। एंड इसी के साथ साथ जो पहला सैटेलाइट लॉन्च रहेगा फ्रॉम स्पेसपोर्ट एसरेंज, ये शेड्यूल किया गया बाय अर्ली 2024। चंद्रयान 3 की मैं बात करूं, चंद्रयान मिशन नॉट 3, चंद्रयान मिशन की मैं अगर बात करूं तो वो अभी लॉन्च किया जाने वाला है जून 2023 में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। उसके काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग भी चल रही है, आपने मैं डेली करंट अफेयर्स में वो पढ़ा रहा हूँ। देन बात करते हैं वीसो ट्रेंड्स की, WESO। वीसो ट्रेंड क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2023। ठीक है, यह भी रिलीज किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये वीसो ट्रेंड ILO के द्वारा रिलीज किया गया और यहाँ पे बताया गया जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है ना, ये एक्सपेंड करेगी कितने परसेंट से 2023 में। तो ये 1% से एक्सपेंड करने की यहाँ पे बात की गई 2023 में, जो कि लेस देन है हाफ द लेवल्स इन 2022। जैसे मैंने बताया, अगर रिसेशन आता है तो आप देखेंगे ये ग्रोथ और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जॉब लॉसेज होंगे। आपने सुना होगा अमेजॉन, मेटा, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में ले ऑफ्स किए जा रहे हैं। तो अमेजॉन ने तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही, या फिर शायद कल की ही न्यूज़ है, 9000 नए ले ऑफ्स को अनाउंस किया है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है GPT, एंड देयर इज अ हाई चांस ये जो GPT-4 प्रीमियम लॉन्च किया गया है, इसकी बदौलत तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, ऐसे कोडर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जिनकी जॉब बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट है डील रूम एंड लंडन एंड पार्टनर्स। डील रूम एंड लंडन एंड पार्टनर्स, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो वेंचर कैपिटल बेसिकली या क्या होता है, स्टार्टअप्स में जो लोग फंड करते हैं किसी के बिहाफ पर, तो ये जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है? वो है USA। 234 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें यहां पर देखने को मिली। वहीं पे अगर बात करें, फिर सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है आपका US के बाद सेकंड पोजीशन पे अगर हम बात करें तो आ जाता है आपका चाइना। चाइना में $48 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। फिर यूके में ऑलमोस्ट $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली VCs के द्वारा। फिर इंडिया आ जाता है फोर्थ पोजीशन पे, फिर ऑलमोस्ट $24 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1, इंडिया की फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है, एंड USA यहाँ पर टॉप पे है इन द टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने अभी एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किया है। ये एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, अगर ये पूछा जाए कि ये किस कंट्री के द्वारा या किस कंट्री की किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका कि कौन सी पहली इंडियन कंपनी बन गई है। वो तो पहली इंडियन कंपनी तो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने ये एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किया, राइट। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये इनिशिएटिव किस कंट्री का है? तो जापान का इनिशिएटिव है। जापान में भी पूछा जाए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो जैपनीज मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और एम क्या है इसका? सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस फॉर एशियन कंट्रीज, इसका एम रहेगा कि जो एशियन कंट्रीज में जो सस्टेनेबल फाइनेंस है ना, उसको कैसे करना है, कहाँ पर करना है, किस तरीके से पैसा लगाना है, किस चीज़ में पैसा लगाना है, किस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना है, तो उस पर यहाँ पे बात की जाएगी। और ये है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, और PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की ये पहला मेंबर बन गया जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। मूविंग ऑन, पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस टीम, इनको अभी रिसेंटली नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी फोरम साउथ 32 अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर इनोवेशन अवार्ड फॉर स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइज कैटेगरी के अंडर। तो ये जो पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस टीम है, ये लेड किसके द्वारा की गई है, या फिर पूछा जाए यहाँ पे चेयरपर्सन कौन रहेंगे, चेयरमैन कौन रहेंगे इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो है मोहम्मद रेजा मियाँ। ये इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन है, राइट, और इन्हीं की कंपनी को यहाँ पे भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, करेक्ट। और ये जो इनोवेशन अवार्ड है वॉज वन बाय पेगासस यूनिवर्सल एरोस्पेस टीम, एंड किस लिए? फॉर VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। ये जो एयरक्राफ्ट इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसकी मदद से हम देखने को मिल रहा है 7,000 से लेके 11,000 तक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जनरेट की गई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली emerged एज द हाईएस्ट पेड बैंक CEO इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो
22-23 या फिस्कल ईयर 2023 के में जो हाईएस्ट पेड बैंक के सीईओ हैं वो कौन है? वो है एचडीएफसी बैंक के सीईओ जो हैं शशिधर जगदीशन जी। इनकी जो नेट सैलरी थी फॉर ईयर वो कितनी थी? 10.55 करोड़ रुपीस। ये तो है टॉप पर, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे कौन है फिर? वो है सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। कौन रहेंगे सीईओ एक्सिस बैंक के? वो है अमिताभ चौधरी। इनकी सैलरी थी 9.75 करोड़। फिर तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं आपके सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। वो कौन रहेंगे? संदीप बख्शी, और इनकी सैलरी 9.6 करोड़। नेक्स्ट, in August, Dash is India's only movie to enter the semi-finals of the Oscar Student Academy Awards 2023। तो स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स 2023 के लिए इंडिया की वो कौन सी फिल्म थी एंड वो पहली फिल्म बनी जो कि पहली इंडियन फिल्म थी जो कि सेमीफाइनल्स तक पहुंची ऑफ द स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड? तो मूवी का नाम रहेगा चंपारण मटन। इस मूवी के डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो है रंजन कुमार। रंजन कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं। रंजन कुमार किस फिल्म इंस्टीट्यूट में? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एंड इन्हीं की ये फिल्म थी, इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी चंपारण मटन, जो कि पहली इंडियन फिल्म बनी टू रीच द ऑस्कर स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में। करेक्ट। एंड ये 49th एडिशन था ऑफ द स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स। नेक्स्ट, who has recently been awarded as the Women Icon Award from the House of Lords of the UK Parliament। तो पहले किनको सम्मानित किया गया यही देखते हैं विमेन आइकन अवार्ड से। वो है मायरा ग्रोवर। मायरा ग्रोवर की अगर हम बात करें तो मायरा ग्रोवर एक डिस्टिंग्विश्ड ऑथर हैं एंड ये सेक्रेटरी हैं ऑफ न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन। न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन एक एनजीओ है एंड इस एनजीओ के जो चेयरमैन है वो कौन है? गौरव ग्रोवर। राइट, गौरव ग्रोवर इनके हस्बैंड भी हैं एंड ये चेयरमैन भी हैं ऑफ दिस न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के। एंड गौरव ग्रोवर को ही भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूके पार्लियामेंट। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2023 was awarded to डैश पुलिस पर्सनल इन recognition ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी कितने पुलिस पर्सनल को उनकी सर्विस के लिए इन द इन्वेस्टिगेशन कि उन्होंने अच्छा काम करा, इसलिए अभी होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से इनको सम्मानित किया गया। 140 पुलिस पर्सनल थे और ये जो मेडल है 2018 में बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। रीज़न क्या था? ताकि जो हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के ऑफ द क्राइम उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टीम ऑफ डैश गवर्नमेंट एजेंसी, इन्होंने अभी गोल्ड अवार्ड जीता अंडर द एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 1 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवियंसेज एंड पेंशंस के अंडर आता है। तो वो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है? वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। राइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इनकी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि हमने ऊपर देखा NAFIS टीम, जो कि है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टीम ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनको अभी गोल्ड अवार्ड मिला है। राइट, अंडर द एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। रीजन बीन क्यों मिला इनको? क्योंकि इन्होंने अभी एक काफी अच्छा फुल प्रूफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करा है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद उद्योग रत्ना अवार्ड, जो कि पहला महाराष्ट्र का इंडस्ट्री अवार्ड था। पहला कहें या फिर इनॉग्रल महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड 2023 का अभी किनको दिया गया है? उद्योग रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? वो है रतन टाटा जी। राइट, ये पद्मा अवार्ड ही है, फॉर्मर चेयरमैन है टाटा सन्स के एंड इनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दिया है अपना। फिर इसी के साथ साथ 3 अवार्ड्स और याद रखेंगे। उद्योग मित्रा अवार्ड, जो कि है यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड, इससे किनको सम्मानित किया गया? आधार पूनावाला, जो कि सीईओ है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। फिर उद्योगिनी अवार्ड, ये किस लिए है आपका? बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड रहेगा, गौरी किर्लोस्कर को सम्मानित किया गया। फिर आ जाते हैं उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड, जो कि है आउटस्टैंडिंग मराठी एंटरप्रेन्योर के लिए विलास शिंदे को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा भी दिया गया था। तो इसी में अगर हम देखें ABC, कौन से ऑप्शन ठीक हैं?
ए भी सही है आपका ऑप्शन एंड सी ऑप्शन भी ठीक है, बी गलत है। ए देखें तो इंदौर ने टॉप किया है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में, फॉलोड बाय सूरत एंड आगरा इन सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली, तो बिल्कुल ठीक। दूसरा है मध्य प्रदेश ने टॉप किया इन द अवार्ड, तो बिल्कुल ठीक, मध्य प्रदेश ने तो टॉप किया यहाँ पर, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश टॉप द अवार्ड, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका ठीक रहेगा, करेक्ट। मध्य प्रदेश ने टॉप किया इन द स्टेट अवार्ड फॉलोड बाय तमिलनाडु इन सेकंड प्लेस एंड दिल्ली हैज टॉप द यूनियन टेरिटरी, नहीं सी गलत है, तो ए और बी यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। सी गलत है, क्यों? क्योंकि दिल्ली ने टॉप नहीं किया फॉर द बेस्ट यूनियन टेरिटरी, बल्कि चंडीगढ़ ने यहाँ पर टॉप किया फॉर द बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड, और अहमदाबाद ने टॉप नहीं किया फॉर द प्रोजेक्ट अवार्ड्स कैटेगरी, बल्कि कोयम्बतौर ने यहाँ पर टॉप किया है फॉर द प्रोजेक्ट अवार्ड्स कैटेगरी में, ठीक है, तो ये याद रख के चलेंगे। फिर आ जाते हैं आपके विच कंट्री हैज रिसेंटली डिलीवर्ड एशिया एयर लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टू द इंडियन एयरफोर्स। किस कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली एयर लॉन्च स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिलीवर किया गया टू द इंडियन एयरफोर्स? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया, और हम जानते हैं इजराइल में भी काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है, और इजराइल का ही एक मिसाइल्स को रोक के डिटेक्ट करके हवा में ख़त्म करने का एक सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम सिस्टम, राइट। आयरन डोम सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिस्टम रहा है, क्योंकि अभी हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है इजराइल के बीच में और हमास के बीच में, तो उसके टाइम पे इनके आयरन डोम सिस्टम ने इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन डोम सिस्टम किस कंट्री का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये इजराइल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इंडिजीनियस नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड इसी का वेरिएंट ऑफ हलीना हेलीकॉप्टर लॉन्च एनर्जी वेपन सिस्टम जिसका नाम रखा गया ध्रुवास्त्र, ये अभी रिसेंटली इंडक्ट करे गए इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है एनर्जी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइल्स को? तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, करेक्ट। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, एंड इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही एक जो कि हेलीकॉप्टर में यूज किया जाएगा उसका वेरिएंट है हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च एनर्जी, करेक्ट। और ये ध्रुवास्त्र इसका नाम दिया गया है, करेक्ट। तो ये जो ध्रुवास्त्र है एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा डेवलप करे गए हैं? हेलिना एंड एनर्जी, तो ये डेवलप किए गए हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। हेलिना क्या है? हेलिना आपका एक एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम रहेगा जो कि लॉन्च किया जाएगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से, ठीक है। और जो एनएजी है ये एक ऑपरेशनल रेंज रहेगी, इसकी 4 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी, एंड ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंक को खत्म करने के लिए आपकी यूज की जाएगी। और अगर एनएजी की बात करें, एनएजी ये क्या है आपकी? सरफेस टू सरफेस रहेगी, और हेलिना क्या है? एयर टू सरफेस रहेगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से यूज की जाएगी, उसको बोला गया ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप जिसने रिसेंटली अभी पार्टिसिपेट किया पैसेक्स एक्सरसाइज में विद रॉयल सऊदी नेवल शिप एचएमएस अल जुबैल। तो क्या नाम रहेगा इस इंडियन नेवल शिप का? ये है आईएनएस चेन्नई। इसने पार्टिसिपेट किया है अभी पैसेक्स एक्सरसाइज में विद रॉयल सऊदी नेवल शिप एचएमएस अल जुबैल के साथ, करेक्ट। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस चेन्नई डेवलप किसके द्वारा किया गया है? मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया निरक्षी, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल रहेगा टू डिटेक्ट माइंस? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है आपका क्या? निरक्षी को, ठीक है। डेवलप किया गया है निरक्षी को किसके द्वारा? GRSE के द्वारा, मार्क करके चलेंगे। एंड ये जो निरक्षी है ये किस लिए है? माइंस को डिटेक्ट करने के लिए अंडर वाटर। और कहां पर ये माइंस को डिटेक्ट किया जाएगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। निरक्षी पानी के अंदर 4 घंटे तक रह सकता है, और 300 मीटर तक ये आपका ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल 300 मीटर तक अंडर जा सकता है पानी के। मूविंग ऑन, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया 200 एम्पनेज ऑफ C-130J वर्ल्ड्स वर्कहॉर्स सुपर हरक्यूलिस अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सबसे पहले तो ये एम्पनेज क्या होता है ये देख लेते हैं। एम्पनेज क्या है आपका? किसी भी एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये दिया जाता है, करेक्ट। एंड ये रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, राइट। तो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं एम्पनेज, ये एक प्रोडक्ट है, राइट। तो C-130J जो कि वर्ल्ड का वर्कहॉर्स बोला जाता है सुपर हरक्यूलिस, इसका 200 एम्पनेज अभी डिलीवर किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो वो डिलीवर किया गया है टाटा
लॉकहेड मार्टिन एरोस्पेस एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, एम्पनेज समझ गए, और ये 200 एम्पनेज रहेगा फॉर C-130J सुपर हरक्यूलिस, जो कि यूएसए के द्वारा डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, किस डिफेंस सेक्टर या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी ने अभी रिसेंटली सिक्योर किया एक पेटेंट फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम बेस्ड ऑन AI टू एनहेंस रोड सेफ्टी एंड मिटिगेट एक्सीडेंट्स। रोड सेफ्टी के लिए, रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हो जाती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो बेसिकली नहीं, बिल्कुल प्रिवेंट करने के लिए एक एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि AI बेस्ड रहेगा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा अभी ये लॉन्च किया गया है, और उसके लिए एक पेटेंट इन्होंने फाइल किया था 2021 में, फरवरी मंथ में। इनको 20 साल के लिए यहाँ पे पेटेंट मिल गया है, करेक्ट। एंड फरवरी 2021 से जब इन्होंने फाइल किया था, तभी से ही आपकी डेट काउंट होगी फॉर द वैलिडेशन, तो 20 साल तक ये वैलिड रहेगा। और इंडियन आर्मी को ये पेटेंट इन्होंने रजिस्टर किया था, करेक्ट, फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम बेस्ड ऑन AI। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने अभी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, जो कि एक बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो कि किस लोकेशन पे हुई आपसे ये पूछा जा रहा है। 27 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में हमें देखने को मिली थी। तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर होगी? ये आपकी लोकेशन है इजिप्ट। इजिप्ट में ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो रही है। इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, जैसे मैंने बताया, पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। 5 MiG-29 एयरक्राफ्ट, 2 IL-78 एयरक्राफ्ट, 2 C-130 एयरक्राफ्ट एंड 2 C-17 एयरक्राफ्ट का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद 150 पर्सनल फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दिस टॉपिक्स फॉर अगस्त मंथ। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ऐसे सेशंस लाते रहें, तो ज़रूर से हमें बताइएगा, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट हम डेली बेसिस पे ला सकें। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.